हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम सपना सिंह है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। तो हमने एक एनवायरनमेंट की सीरीज़ चालू करी थी और आज हमारा उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए थर्ड लेक्चर है। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, एनवायरनमेंट क्या होती है, अपने पास सराउंडिंग होती है। फिर हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, इकोलॉजी क्या होती है, अपने पास साइंटिफिक लेवल ऑफ स्टडिंग ऑफ एनवायरनमेंट होता है। फर्दर अपन ने क्या पढ़ा था, उसके लेवल्स के बारे में पढ़ा था। लेवल्स में क्या क्या आ गया था, अपने पास इंडिविजुअल्स आ गया था। इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया था, एक ऑर्गेनिज्म हो गया था। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। पॉपुलेशन क्या था, अपने पास ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज पॉपुलेशन। फिर अपन ने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। कम्युनिटी क्या थी, अपने पास ग्रुपिंग ऑफ पॉपुलेशंस इज नोन एज कम्युनिटी, जिसमें अपन सिर्फ सारे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं। फिर अपन ने इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम्स में क्या था, अपने पास बायोटिक और एबायोटिक दोनों को कंबाइन करके जब अपन स्टडी करते हैं तो अपन इकोसिस्टम्स कहलाते हैं। फिर अपन ने बायोम्स के बारे में पढ़ा था। बायोम्स क्या होते हैं, जब अपन सारी इकोसिस्टम्स को कंबाइन कर लेते हैं तो अपने बायोम्स आ जाते हैं। फर्दर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का कॉम्बिनेशन। ये सब थी अपने पास लेवल ऑफ स्टडिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। फर्दर अपन ने क्या पढ़ा था, अपने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट पढ़े थे। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि अपने पास सन, विंड, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ जो कि नॉन लिविंग है एक एनवायरनमेंट में। फिर अपन ने बायोटिक कंपोनेंट पढ़ा था। बायोटिक क्या होते हैं, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को अपन ने दो चीज़ में क्लासीफाई करा था, एक प्रोड्यूसर्स था, एक कंज्यूमर्स था। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको अपन प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो अपना खुद का खाना नहीं बना पाते हैं। प्रोड्यूसर्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जैसे मैंने कि आपको बताया था, ऑटो एज द नेम सजेस्ट, ऑटो को क्या बोलते हैं, सेल्फ, एंड देन ट्रॉफ्स इज न्यूट्रिशन, तो उसको क्या बन गया था, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को फर्दर दो तरीके में क्लासीफाई करा था, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, एक कीमो ऑटोट्रॉफ्स। मैं फटाफट आपका रिवीजन करती जा रही हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो और आपके दिमाग में सब कुछ एक रिवीजन हो जाए कि अपन ने पिछले दो लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में अपन ने एज द नेम सजेस्ट फोटो क्या था, अपने पास सन, जहाँ पे वो खुद का खाना बनाए यूजिंग द सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। वहीं कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या था, जो नेम सजेस्ट कर रहा था, कीमो मतलब केमिकल रिएक्शन से, जो अपना खाना बनाए कैसे, केमिकल रिएक्शन से, जहाँ पर अपने पास सन अवेलेबल नहीं हो, उसको बोलते हैं अपने पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये था अपने पास सब कुछ प्रोड्यूसर्स के बारे में। अब अपन चलते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स में मैंने आपको क्या बताया था, हेट्रोट्रॉफ्स इनको बोला जाता है, जो कि खाना खुद का नहीं बना पाते। दे डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर्स एज द फूड फॉर देयर सर्वाइवल्स। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने कंज्यूमर्स को भी दो तरीके में क्लासीफाई करा था, एक माइक्रो कंज्यूमर्स, एक मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स की मैंने क्या बताया था, इंजेशन फॉलोड बाय डाइजेशन, और माइक्रो डाइजेशन फॉलोड बाय इंजेशन। जो मैक्रो कंज्यूमर्स थे उसको मैंने 5 तरीके में क्लासीफाई करा था। सब मैंने बताया था हर्बीवोरियस, जो कि डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर। देन मैंने बताया था कार्निवोरियस, जो कि डिपेंड करते हैं अदर कंज्यूमर्स एज अ फूड फॉर द सर्वाइवल्स। देन अपने पास ओमनीवोरियस थे, जो कि हर्बीवोरियस और कार्निवोरियस दोनों होते हैं, उनको अपन ओमनीवोरियस बोलते हैं। देन अपने पास आ जाते हैं स्कैवेंजर्स एंड देन डिट्रीवोरियस आ जाते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, डेड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे जो सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं अपने पास डिट्रीवोरियस या फिर स्कैवेंजर्स। फिर अपन ने उधर बात करी थी माइक्रो कंज्यूमर्स की, जो कि तो अपन दो तरीके में क्लासीफाई करा था, सैप्रोफाइट्स एंड देन फर्दर ऑस्मोट्रोप्स के बारे में बात करी थी। ये पूरी बात खत्म हो गई थी। फिर अपन ने इकोटोन्स के बारे में डिस्कस करा था शायद। इकोटोन्स क्या होते हैं, अपने पास ट्रांजिशन जोन होते हैं दो इकोसिस्टम्स को, उसको बोलते हैं अपन इकोटोन में। इकोटोन में क्या हो गया, अपने पास रिसोर्सेज बढ़ गए, एनर्जी बढ़ गई, तो स्पीशीज़ क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। 3 स्पीशीज़ इधर के, 3 स्पीशीज़ इधर के, दोनों को बन के तीन और अलग स्पीशीज़ आ गए थे। क्यों, क्योंकि वो स्पीशीज़ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मोस्ट सूटेबल थे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गए थे, वहाँ पे स्पीशीज़ बढ़ गए थे, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। तो आज हम इसी क्या सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हैबिटेट क्या होता है, अपने पास एक सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज अ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जैसे कि मान लो एक कोई भी इंसान है,
हम जब भी कभी अपना घर ढूंढने जाते हैं या घर की कोई लोकेशन देखने जाते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर रहना है, मेरे को जयपुर में मेरे लिए एक लोकेशन ढूंढनी है कि मैं कहाँ पर रहूँ, मैं क्या क्या चीज़ें देखूँगी, मैं क्या क्या फैक्टर्स देखूँगी वहाँ पर रहने के लिए। मेरे लिए वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी ईजिली होनी चाहिए, आसपास में कहीं सब्जी मंडी होनी चाहिए। मेरे को अगर शॉपिंग करनी है तो वहाँ पर कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए आसपास में, कहीं मुझे बहुत दूर ना जाना पड़े वही बेसिक एमेनिटीज़ को लेने के लिए। ग्रॉसरी शॉप जो मुझे चाहिए होती है वो मेरे घर के आसपास हो। वहीं जो मुझे शेल्टर रिक्वायरमेंट के लिए जो मुझे घर बनाना पड़ेगा उसके मटेरियल्स मेरे उस घर के आसपास हों। जो कंक्रीट सीमेंट अपन को चाहिए वो सारी अवेलेबिलिटी उनके आसपास में हो। थर्डली, मेरी वहाँ पर सेफ्टी हो। जो जगह ये सब फैक्टर्स को सेटिस्फाई करेगी मैं वहीं पर क्या करूँगी, अपना घर बनाऊँगी, और उसी को क्या बोलेंगे, हैबिटेट। हैबिटेट क्या हो गया, एक फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज हैबिटेट। ठीक है, तो इट इज़ अ फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिजम्स लिव। ठीक है, मैंने आपको बताया, वो आप एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि हैबिटेट होता क्या है। हैबिटेट मीन्स ऑल द एनवायरनमेंट कंडीशंस एंड ऑर्गेनिजम्स नीड्स टू सर्वाइव। वो सब कंडीशंस जो मैंने बताई थी आपको, ह्यूमन नीड के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, अगर वो सारे फैक्टर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वहीं पे क्या करेंगे, हम एक हैबिटेट बनाएंगे। हम तो अभी ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया, लेट्स सपोज एक बर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। बर्ड आई उड़ती हुई उसको कहीं घोंसला बनाना है अपना, तो वो क्या करेगी, एक ऐसे पेड़ की तलाश में करेगी। तो पेड़ की तलाश में वो क्या क्या फैक्टर देखेगी कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, वहाँ पर उसको खाने पीना जो भी उसको पानी की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट, वो सब वहाँ पे उस पेड़ में फुलफिल हो जाए तो वो वहीं पर क्या करेगी, अपना घर बनाएगी। उसी को क्या बोलेंगे, उसका हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होगी, मीन्स ऑल द एनवायरनमेंट कंडीशंस, सारे एनवायरनमेंट कंडीशंस बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। जो क्या होती है अपने पास, फूड रिक्वायरमेंट, शेल्टर रिक्वायरमेंट और मेट सिलेक्शन। मेट सिलेक्शन से एक स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। टेरिटरी क्या होती है अपने पास, जैसे वो जो मैंने आपको बताया था, हैबिटेट के बारे में बताया था। हैबिटेट क्या होता है अपने पास, एक पॉपुलेशन स्पेसिफिक है, और टेरिटरी क्या होती है, एक नया कंसेप्ट है जो कि एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन एलिफेंट के बारे में। अगर मैं बोलूँ इंडिया के एलिफेंट कहाँ रहते हैं, तो आप मुझे क्या एग्जाम्पल दोगे, आप मुझे ये बोलोगे कि इंडिया के एलिफेंट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि बहुत सही आंसर है। लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या हुआ, उनका एक बायोम हुआ। तो वहीं पर अब अपन बात आएगी कि मेघालय के एलिफेंट कहाँ रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, मेघालय में रहते हैं। केरला के एलिफेंट्स कहाँ रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। तो वो क्या हो गया, एरिया स्पेसिफिक हो गया। तो वहाँ पे क्या हो गया अपने पास, उन चीज़ को बोलेंगे अपने पास हैबिटेट। अब मैं अगर बोलूँ कि मेरा रामू नाम का एलिफेंट का टेरिटरी क्या है, तो ये टेरिटरी क्या हो गई अपने पास, इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो गई। हैबिटेट क्या हो गया, पॉपुलेशन स्पेसिफिक हो गया। वहाँ पे अपन ने सारे एलिफेंट्स की बात करी थी, यहाँ पे अपन बात करेंगे रामू नाम के एलिफेंट की या फिर श्याम नाम के एलिफेंट की, उनकी बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टेरिटरी। टेरिटरी क्या होती है, एरिया दैट एन इंडिविजुअल मार्क और डिफेंड। एक ऐसा एरिया जहाँ पे अगर तुम उसके एरिया में घुस जाओगे तो वो क्या करेगा, तुमको मारेगा या डिफेंड करेगा उस एरिया को, कि भाई ये एरिया क्या होता है, ये मेरा है। इसलिए बोलते हैं उसको मार्क करें या डिफेंड करें, उसको क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की टेरिटरी। कैसे मार्क करेगा, अपने मूवमेंट से, स्मेल से, साउंड से, उसको बोलते हैं अपने पास टेरिटरी। लाइक एग्जाम्पल दें अपन जी, वॉल्व क्या करता है अपने पास, वूल होती है वो हाउल करती है, ठीक है। तो ये हाउल करने से क्या हुआ अपने पास, ये अपनी टेरिटरी को डिफाइन करेगी, ठीक है। जैसे ये जैक्वार है, जैक्वार क्या करेगा, जहाँ जहाँ उसका एरिया होगा ना, या जहाँ जहाँ उसकी इसका जो एरिया होगा या जो उसकी टेरिटरी होगी, वहाँ पे क्या पेड़ों पे वो स्क्रैच कर देता है, जो कि मार्क करेगा उसकी क्या टेरिटरी डिफाइन करता है। टेरिटरी डिफाइन करना बहुत टफ काम होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, दूसरे अपने सेम स्पीशीज़ के साथ वहीं पर डिफेंड करना है, इसलिए टेरिटरी थोड़ा टफ होता है, और वो क्या होता है, एक छोटे से एरिया में होता है। अब अपन बात करते हैं होम रेंज की। होम रेंज क्या होता है अपने पास, एक पूरा
जैसे टेरिटरी थी, टेरिटरी तो क्या हुई, वो उसका रहने का घर जहाँ पे वो क्या करेगा, डिफेंड करेगा। टेरिटरी को ऐसे समझो जैसे आपका घर है, वो आपकी क्या है, टेरिटरी हो। कल को वहाँ पे चोर आ जाए तो आप क्या करोगे, वहाँ पे डिफेंड करोगे, उसको भगाने की कोशिश करोगे, तो वो आपका क्या है, टेरिटरी है। लेकिन अब आप क्या करो, अब आपको सामान लेने जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपको फूड रिक्वायरमेंट, शेल्टर रिक्वायरमेंट के लिए आप घूमोगे, ठीक है। फूड रिक्वायरमेंट वेस्ट डायरेक्शन में मिल रही है, वाटर रिक्वायरमेंट मुझे ईस्ट डायरेक्शन में मिल रही है, मुझे घर बनाना है तो मुझे वेस्ट में जाना है, और मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मुझे मान लो नॉर्थ में जाना है। तो आपकी पूरी एक रेंज है जहाँ पे आप घूमोगे, वो क्या हो गई, उसकी आपकी होम रेंज हो गई। तो ये होम रेंज हो गया और टेरिटरी आपकी डिफाइंड हो गई। समझ में आया? वैसे ही होता है एक होम रेंज। होम रेंज क्या होता है, इट इज़ एन एरिया विच एन एनिमल्स लिव and moves on a daily basis or on a periodic basis for food, mate selections, water, etc. ऑब्वियस सी बात है ये बहुत लार्जर होगा देन द टेरिटरी। टेरिटरी क्या हुआ, आपका घर छोटा सा हुआ। होम रेंज क्या हो गया, आप पूरे एरिया में घूमोगे, वो क्या हो गया, आपकी होम रेंज हो गई। तो टेरिटरी एक छोटा सा और होम रेंज क्या हो गई, बड़ा सा हो गया, ठीक है। और एक टेरिटरी एक होम रेंज दूसरे होम रेंज को ओवरलैप कर सकती है। ज़रूरी नहीं है मैं जहाँ से सामान खरीदने जाऊँ तो वहाँ पर दूसरा आदमी उस जगह से सामान नहीं खरीद सकता, वो खरीद सकता है। तो क्या हो गया, वो होम रेंज क्या हो गई, एक दूसरे से कोलैप हो गई। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इट में ओवरलैप। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका, या एक डायग्रामिक वे में मैंने आपको बताया कि ये क्या है। जैसे ये जो चीज़ है, ये जो मार्क हो रहे हैं, ये तो आपकी क्या है, टेरिटरी है, ये इसको बोलते हैं नेस्ट, ठीक है। अब नेस्ट से अपने पास क्या हुआ, ये अपने पास टेरिटरी आ गई और ये आपकी क्या आ गई, होम रेंज आ गई। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझते हैं हम, तो हर चीज़ एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक बार पढ़ोगे और डायरेक्ट एग्ज़ाम में फेस करोगे और आप एक दिन पहले रिवीजन करोगे। हम इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, तो इसलिए आपके दिमाग में जो अभी आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए हैंड टू हैंड। हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसको एक एक चीज़ को बार बार रिवाइज़ करने का। तो इसलिए क्या होता है, आप जो भी सीख रहे हो यहीं पर सीख के जाओ और यहीं पर उसको गैदर करके जाओ। मतलब आप मुझे 30 मिनट्स दे रहे हो रोज़ के, तो उन 30 मिनट्स में आपका सब कुछ सिलेबस यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, एक ट्री है, अभी मैंने बताया था एक चिड़िया आएगी अपना हैबिटेट ढूंढेगी, कि जो भी चीज़ें उसको जहाँ पे सूटेबल होगी वो अपना क्या करेगी, हैबिटेट ढूंढेगी। उसको ये ट्री पसंद आ गया, यहाँ पर उसकी फूड रिक्वायरमेंट, शेल्टर रिक्वायरमेंट और वाटर रिक्वायरमेंट, मेट सिलेक्शन सब कुछ फुलफिल हो रही है, इसलिए उसने आके क्या करा, यहाँ पर अपना नेस्ट बना लिया। तो ये तो क्या हुआ, उसका नेस्ट हो गया ना, और ये क्या हो गया, उसका हैबिटेट हो गया। अब ये क्या करेगी, ये इस पूरे एरिया में यहाँ पे पानी मिल रहा है, यहाँ पे फूड मिल रहा है, या इस पेड़ पे भी फूड मिल रहा है उसको, है ना, तो वो फूड जाएगी। इस पेड़ में कहीं यहाँ पे एक कोई और पक्षी बैठा हुआ है, मेट सिलेक्शन भी मिल रहा है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में इस पूरे रेंज को कवर करेगी। तो वो क्या होगी, इसकी होम रेंज हो गई। समझ आया? आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इकोलॉजिकल निश के बारे में। निश के अपने पास ये होता है एक ऑर्गेनिज्म का वो सब कुछ जो उसको वो बनाया उसको बोलते हैं निश। नहीं समझ आया? निश क्या हो गया अपने पास, वो कंप्लीट लेखा जोखा सब कुछ, बायोटिक और एफायोटिक सब फैक्टर्स को इंक्लूड करके वो कंप्लीट लेखा जोखा ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जो उसको वो बनाता है, उसके वो फीचर्स बनाता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश के लिए मैं अब आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको समझ आएगा। पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपन एग्जाम्पल से समझेंगे इकोलॉजिकल निश होता क्या है। इकोलॉजिकल निश इज़ द प्रोफेशनल एड्रेस ऑफ द स्पीशीज़। एक प्रोफेशनल एड्रेस है स्पीशीज़ का, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। नहीं समझ आया? अभी आगे और समझ आएगा। द कंसेप्ट ऑफ द निश वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन 1927 बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन। ये आपको याद रखने की चीज़ है, मैं इसको आपको याद करवा नहीं सकती, मैं आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में याद कर रखा सकती हूँ, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कहीं पे लिख लेना, चार्ल्स एल्टन। द टर्म इकोलॉजिकल निश इज डिस्क्राइब बोथ द रोल
played by the species in the biological community and the set of environmental factors that determines its distributions. नहीं आया, ठीक है. अब अपन चलते हैं, नहीं आया ना समझ में, मेरे को भी नहीं आया. अब अपन चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मानो एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है. अब अपने पास 3 तरीके की बर्ड है, A, B, C. बर्ड बना नहीं रही हूँ मैं, ये मैंने बर्ड के नाम रख दिए. A, B, C 3 तरीके की बर्ड है. ये तीनों का क्या है, फीडिंग हैबिट सेम है, इन तीनों का रिप्रोडक्शन सेम है, मेथड सेम है, ठीक है, इन तीनों का वाटर रिक्वायरमेंट सेम है, एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है. तो मतलब ये ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. तो इनके लिए वो ट्री क्या है, एक हैबिटेट की तरह बेस्ट सूटेबल प्लेस है. तो वो क्या करती हैं, इस ट्री की तरफ जाती हैं. ये 3 पहले दिन पहुंची, ठीक है. तो ये इस ट्री पे क्या हुआ, ऊपर अपन, ये ऊपर वाला फैक्टर है, इसमें क्या लग रहे हैं, इस पे एप्पल लग रहे हैं, ठीक है, मतलब ये फ्रूट्स लग रहे हैं. इधर इधर क्या लग रहा है, इस पे फ्लावर्स लग रहे हैं, और इधर लीव्स लग रही हैं, ठीक है. तो अब क्या हुआ, जो ए वाला जो बर्ड था वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव था, मतलब लड़ने मारने पिटने में बहुत ज़्यादा एक्टिव था. तीनों जाते हैं सुबह सुबह अपने खाने की तलाश में. खाना इनका यही था, हैबिटेट इनका ये है. तो इन्होंने क्या किया, पहले तीनों गए. तीनों चाहते हैं कि हम पेड़ के ऊपर मोस्ट वाली पोजीशन पे अपना नेस्ट बनाएं, ठीक है. तीनों में क्या हुई, आपस में लड़ाई हुई, ठीक है. स्ट्रगल हुआ. स्ट्रगल में क्या हुआ, अपना ए वाला जो कि बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव था, वो उसने क्या करा, जीत गया. उसने क्या करा, ये जो फ्रूट था वो कंज्यूम कर लिया, ठीक है. बाकी 2 हार गए, हार के वापस आ गए. नेक्स्ट डे फिर से आए, फिर से उन तीनों आए, तीनों के बीच में स्ट्रगल हुआ. स्ट्रगल में क्या हुआ, ए फिर से जीत गया, बी और सी भूखे रह गए, वापस आ गए. तीसरे दिन गए, तीसरे दिन भी सेम कहानी हुई. ए गया, उसको फ्रूट मिल गया. स्ट्रगल हुआ, ए को फ्रूट मिल गया. अब बी और सी बेचारे पिछले 2 दिन से भूखे थे. तो बी और सी ने बोला, यार ऐसे वापस जाएंगे तो खाना तो ऐसे तो हम मर जाएंगे, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए. तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक फ्लावर था, तो उन्होंने, ये दोनों ने, बी और सी ने, दोनों के बीच में स्ट्रगल हुआ इस फ्लावर के लिए हुआ. तो उसमें क्या हुआ, बी सी से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव निकला, प्रोएक्टिव निकला. तो बी का क्या हुआ, बी जीत गया. बी ने क्या करा, फ्लावर खा लिया. अब सी बेचारा, सी फिर से हार गया. सी क्या था, वो भी 2 दिन से भूखा था, उसको भी भूख लग रही थी. अब वो बोलता ना मेरे पास फ्रूट है, ना मेरे पास फ्लावर है खाने के लिए, तो अब मैं क्या खाऊं. तो उसने जाके लीव्स, जो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी, यहाँ पे जो लीव है ना, उसने वो जाके खा ली, जो कि उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी, ठीक है. ये हुआ और उसने जाके ये कंज्यूम कर ली. फिर नेक्स्ट डे गए. नेक्स्ट डे क्या हुआ, सेम स्टोरी हुई. सेम स्टोरी मतलब क्या हुई, ए ने जाके फ्रूट खाया, बी ने जाके फ्लावर खाया, और सी ने जाके लीव्स खाई. ये सिलसिला चलता रहा महीने भर बाद, है ना. महीने भर बाद क्या हुआ, या साल भर बाद को भी कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि ए किसी कारणवश आ ही नहीं पाया, या वो खाना खाने के लिए आया ही नहीं. तो क्या हुआ, बी और सी, आप सोचो, बी और सी अब क्या करेंगे, बी और सी जाके फ्रूट खाएंगे, नहीं, वो अब अडेप्ट हो चुके हैं उस फ्लावर को खाने के लिए. तो बी अपने आप ही जाके फ्लावर खाया, और सी ने क्या किया, सी ने भी ना ही तो फ्रूट खाएगा, ना ही वो फ्लावर खाएगा, वो ऐसी कंडीशन अडेप्ट कर लिया उसने कि वो लीव्स ही खाएगा. ये सब क्या होता है, उनकी इकोलॉजिकल निश होती है. इकोलॉजिकल निश अब क्या हो गई, ये हो गई ए की इकोलॉजिकल निश, ये हो गई बी की इकोलॉजिकल निश, और ये हो गई सी की इकोलॉजिकल निश. सेम हैबिटेट में इकोलॉजिकल निश आ गई. अब याद रखना, कोई भी 2 स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ सारे सेम थे, इनकी फीडिंग हैबिट, रिप्रोडक्शन हैबिट, क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ सेम था. तो कोई भी सिमिलर स्पीशीज़ का एक निश नहीं हो सकता. निश होगा तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, और कंपटीशन ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं होता. फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं. जैसे कि ए ने अडेप्ट कर लिया अपने आप को फ्रूट्स के लिए, बी ने अडेप्ट कर लिया अपने आप को फ्लावर के लिए, और सी ने अडेप्ट कर लिया अपने आप को लीव्स के लिए. आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा. आगे चलते हैं. तो निश क्या हुआ अपने पास, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई,
ठीक है, तो ईच स्पीशीज ऑक्यूपाइज अ निश इन द कम्युनिटी. अ निश इज द रोल द स्पीशीज प्ले एंड इंक्लूड्स द टाइप ऑफ द फूड इट ईट्स, वेयर इट लिव्स, वेयर इट रिप्रोड्यूस एंड वेयर इट्स रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब वही चीज़ जो मैंने अभी आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाई, यही समझ में आ गया. इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी. तो ए क्या खा रहा है? ऊपर वाले पोर्शन को, तो ये क्या हुई? इसकी टॉप निश हो गई. बी क्या खा रहा है? मिडिल पोर्शन को, तो ये क्या हुई? इसकी मिडिल निश हो गई. और सी क्या कर रहा है? नीचे वाले पोर्शन को, तो सी क्या हो गई? इसकी सी थर्ड निश हो गई. समझ में आया? इसको बोलते हैं अपने पास निश. Ecological niche, it is a functional and position of a species in the ecosystem. Functional role and position of the species. Functional role क्या हो गया कि how it meet its need, वो अपनी needs कैसे fulfill करेगा, उसको बोलते हैं उसका functional role. How it meet its food requirement and how it survive and how it reproduce. कैसे कैसे वो अपनी सारी चीज़ों को कैसे जुगाड़ करके इधर से उधर से जैसे भी करके वो अपनी सर्वाइवल करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका इकोलॉजिकल निश. और फिर उसकी पोजीशन, दो फैक्टर बताए, एक फंक्शनल रोल और पोजीशन. फंक्शनल रोल के बारे में बता दिया, अब अपन बात करते हैं पोजीशन के बारे में. पोजीशन मतलब माइक्रो हैबिटेट. वही चीज पोजीशन क्या हुई? वो पेड़ था, ये हो गई इसकी पोजीशन, ऊपर वाला, बीच वाला, लास्ट वाला, ये ए, ये बी, ये सी. इस कंसेप्ट को याद रखोगे, कभी निश नहीं भूलोगे. ठीक है. नाउ द टाइप ऑफ निश. टाइप ऑफ निश कौन कौन से हो गए? हैबिटेट निश, कहाँ वो रह रहा है. ठीक है. फूड निश, क्या वो खा रहा है. ठीक है. रिप्रोडक्शन, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है. फिजिकल एंड एनवायरनमेंट, उसको क्या, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन, उसको गर्म पसंद है, उसको ह्यूमिडिटी पसंद है, उसको मॉइस्चर पसंद है, उसको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन पसंद है, वो उसका क्या करेगा? निश को डिफाइन करेगा. ठीक है. नाउ द लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, इसके बारे में मैं आपको पहली जो स्टोरी सुना चुकी हूँ उसके बारे में बता चुकी हूँ कि दो सिमिलर स्पीशीज कभी भी उनका सेम निश नहीं होगा. पढ़ते हैं इसके बारे में. नो टू स्पीशीज विद द सेम निश एट द सेम टाइम एंड compete फॉर द सेम हैबिटेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब कोई भी दो स्पीशीज है, इस पूरे लॉ को तोड़ते हैं अपन. कैसे तोड़ेंगे? कोई भी दो स्पीशीज, दो क्या, अपन ने तो तीन मान लिए थे. तीन मतलब कौन से ले लिए थे? ए बी सी ले लिए थे. विल ऑक्यूपाई द सेम निश. ठीक है. कोई भी सेम निश नहीं ऑक्यूपाई करेगा. तो सेम निश कौन कौन से हो गए थे? ए बी सी. ठीक है. नो स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज सेम निश नहीं ऑक्यूपाई करेगा. पहले बीच में स्ट्रगल हुआ था सबके लिए, ऊपर पार्ट के लिए, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? आपस में बंटवारा कर लिया. एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में कभी भी तीनों का एक जैसा निश नहीं हो सकता. एंड compete फॉर द सेम हैबिटेट, ये सेम हैबिटेट था इनका पेड़, सेम हैबिटेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता. लंबे समय तक नहीं हो सकता क्योंकि उनके बीच में क्या होगा? स्ट्रगल होगा, एक दूसरे से लड़ेंगे. फिर धीरे धीरे क्या होता है? अडेप्टेशन आ जाती है. वो एक दूसरे को बोलते हैं, ले भाई तू ये खा ले, तू ये खा ले, मैं ये खा लेता हूँ. जैसे कि अपन बात करते हैं पैंडा के बारे में. पैंडा क्या करता है? बम्बू खाता है. कम से कम 30 से 40 किलो बम्बू वो रोज़ खा जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर बहुत होता है. वो पैंडा मतलब ऐसी चीज़ थी बैम्बू जो बाकी जानवर के लिए वो सब चीज़ वेस्ट थी, लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट कर लिया कि ये बाकी लोगों के लिए वेस्ट है पर ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? मेरी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर लेगी. तो वो क्या हुआ? पहले शुरू में उसने स्ट्रगल किया होगा कोई और अच्छी चीज़ जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, एनर्जी वैल्यू बहुत हाई होगी, लेकिन अगर उस स्ट्रगल में वो फेल हो गया, सी टाइप की तरह, बर्ड की तरह वो नहीं जीत पाया बाकी स्पीशीज़ से, तो वह लास्ट में उसको बैम्बू मिल गया. तो अपना इकोसिस्टम इतना सेल्फ सस्टेन्ड है कि तुझे ये नहीं मिला तो तुझे वो मिल जाएगा, लेकिन तेरे खाने की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी. ठीक है. तो उसको बोलते हैं अपने पास लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है. ये अपने पास यूके का एग्जाम्पल है. ये अपन ने बात करी 1945 की और यहाँ पर अपन आ गए 2010 में. यहाँ पे अपने पास क्या थी? ये रेड स्क्वायरल है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? ग्रे स्क्वायरल है. शुरू में क्या हुआ? स्क्वायरल आए यूके में एंटर हुए.
एंटर हुए तो रेड भी आई ग्रे भी आई, दोनों के बीच में क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ, एक दूसरे से लड़ाई करी, मैं रहूँगा इस एरिया में, मैं रहूँगा, लड़ाई होती रही। तो 1945 में देखो इतना पोर्शन पूरा यूके, इंग्लैंड भी, स्कॉटलैंड भी, इवन आयरलैंड भी, ये सब क्या हुआ अपने पास इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, किसने, रेड स्क्वायरल ने। और ग्रे स्क्वायरल ने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन ले रखा है। फिर क्या हुआ, लोग में स्ट्रगल हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ कंपटीशन अप्लाई हो गया, ये अप्लाई हुआ तो इन लोगों दोनों में क्या हुआ, स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो अपन लास्ट में चलेंगे 2010 में। 2010 में क्या हुआ, देखो ये ऑलमोस्ट इंग्लैंड का मेजर पार्ट ग्रे ने ऑक्यूपाई कर लिया, इवन स्कॉटलैंड का भी कुछ पोर्शन ग्रे ने ले लिया, इवन आयरलैंड का भी कुछ पोर्शन क्या हुआ, ग्रे ने ले लिया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ गया और अब क्या हो गया, एक सेटलमेंट पर आ गए कि भाई तू यहाँ रहे, मैं यहाँ रहता हूँ, उसको बोलते हैं अपने पास यहाँ पर स्ट्रगल हुआ। और ये अब इन दोनों के क्या हो गए, निश डिफाइंड हो गए कि ये उसका निश है और ये मेरा निश है। ठीक है, अब अपने पास आता है ग्रेटर द निश डाइवर्सिटी द ग्रेटर इज एन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा अपने पास निश डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा निश की स्टेबिलिटी होगी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे क्या मतलब हुआ अपने पास, वो मैंने एग्जांपल दिया था जो पेड़ में क्या हुआ, अपने पास डाइवर्सिटी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि अब अपने पास फूड का भी यूटिलाइजेशन था, अपने पास फ्लावर का भी यूटिलाइजेशन था और अपने पास लीव का भी स्पेशलाइजेशन था। मतलब अपना जितने भी रिसोर्स या जिसमें जितनी भी फॉर्म में अपने पास एनर्जी अवेलेबल थी उतने ही तरीके के अपने पास निश अवेलेबल हो गए और उतने ही सब कुछ कंज्यूम हो गया। फ्लावर्स में भी किसी तरह की कुछ एनर्जी होगी, लीव्स में भी कुछ एनर्जी होगी और वो भी कंज्यूम हुई है। कल को बर्ड को कोई खाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं फ्लो होगी इकोसिस्टम में, अपने पास एनर्जी की फॉर्म में आएगी। तो ये क्या हुआ, अपने पास जितनी ज़्यादा निश होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इकोसिस्टम्स की स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नाउ एक दो कंसेप्ट आते हैं, एक फंडामेंटल निश आता है, एक रियलाइज निश आता है। इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। फंडामेंटल निश क्या होता है, फंडामेंटल निश होती है जैसे कि वो मैंने बताया बर्ड के बारे में एग्जाम्पल। ठीक है, बर्ड में क्या था अपने पास, जैसे ये एक पेड़ था है ना। अब ये जो ए ट्री थी, ए वाला, ठीक है, ए वाला क्या है, रहने के तो कैपेबल था, यहाँ पर भी रह सकता था, यहाँ पर भी रह सकता था, यहाँ पर भी रह सकता था। ठीक है, मतलब वो तीनों निश ऑक्यूपाई कर सकता था। तो ये तो क्या हुआ, इसका फंडामेंटल निश हो गया, ये पूरा क्या हुआ इसका फंडामेंटल निश, है ना। लेकिन ए रहा कहाँ, ए रहा सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में, ये क्या हो गया इसका रियलाइज्ड निश, क्योंकि स्ट्रगल के बाद जो उसकी फाइनल निश डिफाइंड हुई है वही उसकी क्या है, रियलाइज निश है। फंडामेंटल निश कौन सी है उसकी, जहाँ पे उसके रहने के चांसेस हैं उसको बोलेंगे उसको फंडामेंटल निश। और एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें क्या था अपने पास, जो रेड स्क्वायरल और ग्रे स्क्वायरल था, ग्रे स्क्वायरल इन सब का फंडामेंटल निश पूरा ही यूके था। लेकिन बाद में स्ट्रगल के बाद क्या हुआ, अपने पास रियलाइज निश इनकी ये हुई, ये इनकी क्या है, रियलाइज्ड निश है। फंडामेंटल निश पूरा, रियलाइज निश जो एक्चुअल कंडीशंस में है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब ये एक सिंपल एग्जांपल है, ये अपने पास एक पेड़ था, पेड़ में क्या हुआ, अपने पास सिर्फ येलो कलर की चिड़िया रहती थी, आराम से सब कुछ यूटिलाइजेशन करती थी। क्या वो सब यूटिलाइजेशन करती थी तो अपने इकोसिस्टम्स का मैक्सिमम परसेंटेज यूटिलाइजेशन हुआ, क्या यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, नहीं। कि फिर क्या हुआ, अपने पास दूसरे स्पीशीज़ आने लग गए, दूसरे स्पीशीज़ आए, रेड कलर के बर्ड आने लग गए, तीनों के बीच में क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ। स्ट्रगल के बाद क्या हुई, दोनों में अडेप्टेशन हुई विद टाइम हुआ। तो क्या डिसाइडेड हुआ, पेड़ का ऊपर वाला पार्ट कौन खाएगा, येलो वाली बर्ड, नीचे वाला पार्ट कौन खाएगा, ग्रीन वाली बर्ड, रेड वाली बर्ड। समझ में आया। इसको बोलते हैं अपने पास लॉ ऑफ कंपटीशन। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, कंपटीशन डेवलप होता है और फिर एक स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है,
जैसे अपन बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया जब आप मैप में देखोगे तो मैप उसमें क्या है, एक देश से डिफरेंट लैंड पीस बने हुए हैं, और अगर आप उनके बारे में और डिटेलिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या बना हुआ है, फॉरेस्ट बना हुआ है। तो क्या वो शुरू से ऐसे फॉरेस्ट थे? नहीं, उनका क्या हुआ था, वो वॉल्केनिक इरोजन हुआ था, वहाँ पे इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन से वहाँ पे एक बेयर लैंड आई थी। ठीक है, तो वही चीज़ फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ, इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, और फिर वहाँ पर क्या हुआ, अब वहाँ पर एक घने फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। विद टाइम जो चेंजेस आते हैं उनको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तो क्या थी अपने पास, बेयर लैंड थी। बेयर लैंड मतलब टूटे मोटे रॉक्स थे, बेयर रॉक्स थी। ठीक है, बेयर रॉक्स हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ अपने पास, लाइकन्स आ गया, लाइकन्स आ सकता है, मॉसेस आ सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास, जो ऐसे स्पीशीज़ जो इनिशिएट करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है, पायनियर स्पीशीज़ बोलते हैं इनको। यह नाम याद रखना है, इनको क्या बोलते हैं, जो स्पीशीज़ किसी भी इकोसिस्टम में इनिशिएशन का काम करते हैं, शुरुआती काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपने पास, पायनियर स्पीशीज़ बोलते हैं। तो इन पायनियर स्पीशीज़ ने क्या किया, लाइकन्स और मॉसेस, इन्होंने क्या किया, उस रॉक्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट किया, और विद द टाइम वो पायनियर स्पीशीज क्या हुए, मर गए। और ऐसा नहीं, उन्होंने आगे भी आते रहे और कुछ मरते भी रहे। ठीक है, तो जो मरते रहे वो क्या हुआ अपने पास, वो एक ऑर्गेनिक डिपॉजिट हो गया, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल भी आ गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ अपने पास, स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकन्स आ गए, एंड वो ऑर्गेनिक जो मटेरियल जो उनके मरने से आया था, फिर उससे क्या हुआ अपने पास, धीरे धीरे घास आने लग गए, फिर अपने पास क्या हुआ, सॉइल अपने पास थोड़े से न्यूट्रिशन लेवल सॉइल के बढ़ने लग गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे घास अपनी थिकर होने लग गई, सॉइल अपनी थिकर होने लग गई, सॉइल से फिर क्या हुई, घास आने लग गई, तो अपने पास क्या हुआ, ग्रासेस एंड पेनियल्स आ गए, पेनियल्स जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहते हैं वो आने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ अपने पास, फिर श्रब्स आने लग गए, विद द टाइम चेंजेस होने लग गए। ठीक है, पहले बेयर रॉक्स के बाद मॉसेस आए, मॉसेस के बाद अपने पास ग्रासलैंड्स आए, ग्रासलैंड्स के बाद अपने पास श्रब्स आए, श्रब्स से जाके अपने पास क्या है, शेडेड टॉलरेंट प्लांट्स आने लग गए, मतलब बड़े बड़े पेड़ आने लग गए। तो ये क्या है अपने पास, एक सक्सेशन के साथ अपने पास क्या हुआ, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आने लगते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने पास, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने नाम बताया आपके पास, जो स्पीशीज़ इनिशिएट करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपने पास, पायनियर स्पीशीज़ होते हैं। बीच में क्या आता है, इंटरमीडिएट आ जाता है, और जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन होती है या फिर इकोसिस्टम्स, उसको क्या बोलते हैं अपने पास, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन। पढ़ते हैं, the process by which the communities of a plant and animal species in an area are replaced or changed into another over a period of time is known as ecological succession. Ecological succession वही पहले bare rocks, mosses and lichens, फिर small annual plants, perennial grasslands and shrubs, फिर trees and shrubs, and then अपने पास climatogenic forest आ गए। वो फॉरेस्ट जो फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होनी थी वो डेवलप हो गई, उसको बोलते हैं अपने पास इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अभी याद रखना कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में गए, ये स्टेज चेंज करी, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आ रहे हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर, SERE, शेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने पास आता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ द चेंज विद वन कम्युनिटीज रिप्लेसिंग अनदर अंटिल अ स्टेबल मैच्योर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप। जब अपने पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होती है ना, तो क्या होता है अपने पास, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने पास जो एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना था वो सब कुछ हो जाता है। तो अपने पास क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द मोस्ट डेवलप एंड स्टेबल कम्युनिटी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चले, द फाइनल स्टेज ऑफ द सक्सेशन इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कमेंट समझ आया, जो लास्ट स्टेज थी अपने पास सक्सेशन की, उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है। ठीक है, द एवरी स्टेज इज कॉल्ड द शेयर। स्टेज से जो भी चेंजेस होगी उसको क्या बोलेंगे, सेरी, SERE। ठीक है, द सक्सेशन वुड अकर फास्टर इन एन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ द लार्ज एन कॉन्टिनेंट। दिस इज बिकॉज हेयर द सीड्स ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट शेयर्स वुड रीच मच फास्टर। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मानो जो अपने पास शेयर था, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये क्या थे अपने पास, इसको बोलेंगे फर्स्ट शेयर,
इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो मिडिल में होगा उसमें जो सक्सेशन होगा वो मच फास्टर होगा। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल समझो ना, ये कोई एक कॉन्टिनेंट बनाया मैंने, है ना, इसके बीच में वो बोल रहा है बीच वाले पोर्शन में सक्सेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इन सब कॉर्नर्स में क्या हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है। लेट्स सपोज, तो ये वाला जो है वो फर्स्ट स्टेज में है, ये वाला है वो सेकंड स्टेज में, ये वाला है वो थर्ड स्टेज में, और ये वाला है वो फोर्थ स्टेज में। ऐसा अपन ने अज्यूम कर लिया, ये सारी स्टेज में वो सक्सेशन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला, जो बीच वाला होगा ना, उसमें क्या होगा, यहाँ से सीड्स पोलन होके या फिर माइग्रेट होके फर्स्ट वाली तुरंत सीड आ जाएगी, तो वो फर्स्ट शेयर की स्टेज अचीव हो जाएगी। सेकंड में अपने पास वो तुरंत होके सेकंड की सीड्स आ जाएंगी पोलिनेट होके, तो सेकंड स्टेयर रीच हो जाएगी। वैसे ही थर्ड, वैसे ही फोर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास माइग्रेशन की वजह से, पॉलिनेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर तुरंत सक्सेशन होने लग गया। इसलिए क्या बोला जाता है, ये लाइन बोली गई है, दैट द सक्सेशन वुड अकर फास्टर इन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो बीच वाला कॉन्टिनेंट होता है वहाँ पर सक्सेशन बहुत जल्दी होने लग जाता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिविटी ऑफ द फूड वेब एंड डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये है सारी एग्जाम्पल्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम्स है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, निश का निश बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर क्या होगी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और क्या होगा, फूड वेब, ये फूड वेब क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझो, जैसे मानो अपने पास ये थे ए स्पीशीज, ये अपने पास क्या है, इकोलॉजिकल एक फूड वेब बनाया। अब एक मैंने बनाया, तो मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा फूड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई मतलब क्या हुआ, कोई भी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हुआ। लेट्स सपोज ए मर गया, तो मतलब ये सब तो क्या हो गए, भूखे रह गए। ठीक है, तो मतलब इनकी क्या होगा, इकोसिस्टम्स खत्म हो गया। अगर ए मर गया या ए इंडेंजर्ड है तो मतलब पूरा इकोसिस्टम्स क्या हो जाएगा, अपना इंडेंजर्ड हो जाएगा। वहीं पर अपन अगर दूसरा चलें अपने पास, अगर अपना इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर ए मर रहा है तो वो ई जो है वो सी से खा लेगा, नहीं तो वो ठीक है, वहाँ पे जो जी है वो ई से खाएगा या ए से खाएगा, तो वो डायरेक्ट भी खा सकते हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इससे क्या हुआ, अपने पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई। और डाइवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है, उसमें डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपने पास आता है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन एज अ नेम सजेस्ट, ठीक है, तो जैसे जैसे अपने पास नेम के बारे में बात करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अपने पास सक्सेशन की बात करेंगे। जैसे अपने पास हाइड्रो शेयर, हाइड्रो मतलब फ्रेश वाटर, शेयर मतलब क्या होगा, अपने पास स्टेजेस, उसको बोलेंगे। जो सक्सेशन फ्रेश वाटर में अकर होगा उसको बोलेंगे अपने पास हाइड्रो शेयर। देन अपने पास हॉलो शेयर होगा, हॉलो शेयर जो कि सॉल्ट वाटर में अकर होगा। देन सामो शेयर होता है जो कि अपने पास सैंड ड्यून्स में होता है। लिथो शेयर होता है अपने पास जो कि अपने पास बेयर रॉक्स में होता है। एंड ज़ेरो शेयर होता है जो कि अपने पास ड्राई एरिया में होता है। जस्ट रिमेंबर द नेम्स, बाकी और कुछ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अपन को ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, शेयर पता है आपको, नाम पता है उसको बस एसोसिएट करना है, बस इतना ही याद रखना है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, ये अपन पढ़ चुके हैं, है ना। ये टाइप ऑफ सक्सेशन हो गया। ये जो मैंने आपको पहला जो बताया था हाइड्रो शेयर के बारे में, कहाँ पे आकर हुआ था, फ्रेश वाटर में हुआ था, उसी का एग्जांपल है। ये अपने पास फ्रेश वाटर डेवलप्ड है, फ्रेश वाटर डेवलप्ड है तो धीरे धीरे क्या हुई, ये सॉइल हो गई, सॉइल आई तो सॉइल से क्या हुआ, अपने पास ये प्लांट आने लग गए, सॉइल थोड़ी और एनरिच्ड हुई तो प्लांट आने लग गए, प्लांट से क्या हुआ है, वो ऊपर आने लग गए। ठीक है, ऊपर आने लग गए, वो डेड प्लांट्स वो नीचे डिपॉजिट होने लग गए, डिपॉजिट हो गए तो फिर क्या होगा, अपने पास वो सारा एरिया क्या हुआ, अपनी सॉइल से कवर हो गया। तो ये क्या है, अपने पास है इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, किसमें, हाइड्रोशेयर में। अब अपने पास दो
इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन को अपन दो तरीके में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन, एक सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, जहाँ पे पहले कभी भी सक्सेशन नहीं हुआ, कहाँ पे पहले कभी भी कोई इकोसिस्टम डेवलप नहीं था, वो एक बेयर लैंड थी। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि एक बेयर रॉक्स थी, बेयर रॉक्स जो कि वोल्केनिक इरप्शन से निकल रही है, जहाँ पे पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वो वोल्केनिक इरप्शन से ही वहाँ पे लावा डिपॉजिट होके वो रॉक्स बनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी सक्सेशन उसके बारे में बता देते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन जो कि जहाँ पे पहले से ही कुछ था, वो पहले ऐसा नहीं था। जैसे कि मान लो कोई एक जंगल है, ठीक है, जंगल को अपन ने जला दिया, बेयर लैंड बन गई। बेयर लैंड में जो अब सक्सेशन होगा, धीरे 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 वापस फॉरेस्ट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब वहाँ पे पहले से इकोसिस्टम था तो उसको सेकेंडरी बोल दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो फिर प्राइमरी सक्सेशन टेक प्लेस इन एन एरिया वेयर नो कम्युनिटी हैज़ एग्जिस्टेड प्रीवियसली, जहाँ पे पहले कभी भी कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करी थी, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। ये अपने पास स्टेजेस हैं, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। कोलोनाइजेशन followed by establishment followed by a competition, then अपने पास stabilization and then climax community। climax community भी आपको पता है फाइनल स्टेज होती है। stabilization इससे पहले पता colonization होती है। colonization का मतलब होता है इनिशिएशन, जब अपने पास कोई भी सीरीज को अपन इनिशिएट करते हैं, चालू करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे अपने पास बेयर रॉक्स थी, बेयर रॉक्स, फिर अपने पास लाइगन्स और मॉसेस आए थे, उन्होंने क्या किया, इनिशिएशन किया, शुरुआत करी। तो वहाँ पे क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम थी, ठीक है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी तो छोड़ो, सॉइल ही डेवलप नहीं हुई थी, तो सॉइल का धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं अपने पास, कोलोनाइजेशन। फिर अपने पास एस्टैब्लिशमेंट होने लग गया। एस्टैब्लिशमेंट, अपने पास पेरिनियल ग्रासेस आने लगे, एक ऐसी घासें जो सालों तक चलती हैं, वो अपने पास पेरिनियल ग्रासेस आने लगे। धीरे धीरे सॉइल और एनरिच होने लग गया, सॉइल की थिकनेस बढ़ने लग गई, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिनियल स्टेबलाइजेशन। देन कॉम्पिटिशन डेवलप हो गया, अब जहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छा आने लग गया, सॉइल न्यूट्रिस्ड हो गई, सॉइल में न्यूट्रिशन हो गया, थिकनेस भी ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, अब अपने पास कॉम्पिटिशन डेवलप होने लग गया। कॉम्पिटिशन मतलब 3-4 स्पीशीज़ आएंगे, उनके बीच में स्ट्रगल होगा, तो ये वाली स्टेज क्या है, उनकी कॉम्पिटिशन की है, उनके बीच के स्ट्रगल की है। फिर स्टेब्लिशमेंट हो जाता है। स्टैब्लिशमेंट में सब एक डिसाइड कर लेते हैं, तू ये खाएगा, मैं वो खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, तो स्टैब्लिशमेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हो गया। एंड देन जो एक फाइनल स्टेज बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल था, जो कि अपन ने पहले ही ले लिया है, तो ये मैंने सिर्फ वापस इसलिए लगाया ताकि आपको पता पड़ जाए। देन सेकेंडरी सक्सेशन, इट इज सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी थी उसका कंप्लीट या फिर पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद जो सक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने पास सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। वो किस वजह से होता है, अपने पास फ्लड्स आ गई, ड्रॉट आ गई, स्टॉर्म्स आ गए, सब कुछ हो गया, आग लगा दी, ह्यूमन मेन इफेक्ट की वजह से हो गया, तो उसको बोलते हैं अपने पास ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब अपने पास अपन ने क्या किया, उस पर ह्यूमन कल्टीवेशन कर दी, ठीक है, वो आपको पता है, कोई भी एक फॉरेस्ट के बीच में एक कोई भी फील्ड ले ली, फील्ड को क्या करा, जला दिया, वहाँ पे खेती करी, खेती करने के बाद उसको ऐसे के छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या हुआ, धीरे 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 वहाँ पे चेंजेस आने लगा, और फिर वहाँ पे क्या हुआ, वापस से फॉरेस्ट डेवलप हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपने पास, सेकेंडरी का सक्सेशन, ठीक है। तो फिर अपने पास क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल दिया, पहले आग लगी हुई थी, आग लगने के बाद फिर वो वापस लाए, लैंड में डेवलप हुआ, फिर उसके बाद ये धीरे 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 ये अपने पास होने लगे। अब इन दोनों में प्राइमरी या सेकेंडरी में क्या होता है, अपने पास वो जो प्राइमरी सक्सेशन था उसमें एक बार देखना, जो ये जो नीचे वाली लाइन है वो सालों सालों लग जाते हैं, मोर देन 100 ईयर्स तक ये लगता है वो स्टेज आने में, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आने में। लेकिन जो अपने पास सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें ये देखो, ये 0 ईयर्स, 1 to 4 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स, 5 to 150 ईयर्स और 150+ ईयर्स, इसमें अपने पास ये चीज़ अचीव हो जाती है, ठीक है। अब अपने पास आता है ऑटोजेनिक और हेलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, व्हेन द सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द लिविंग इनहैबिटेंट ऑफ दैट कम्युनिटी। जब अपने पास लिविंग इनहैबिटेंट्स के थ्रू कोई सक्सेशन ब्रॉट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपने पास, ऑटोजेनिक सक्सेशन, लिविंग इनहैबिटेंट, ठीक है। और अगर कोई सक्सेशन ब्रॉट हो रहा है अपने पास आउटसाइड सोर्सेज तो उसको क्या बोलेंगे अपने पास, एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपने पास, एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।